चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोगों को एक नया टॉपिक देखना है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म किया था, वो दूसरा पार्ट था। अभी ये समझ लो तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। आज का हम लोग को टॉपिक जो देखना है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखो, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, कि कंडक्टिंग सरफेस और इंसुलेटिंग सरफेस क्या होता है। राइट। तो जो भी चीजें हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, समझ लो कि वही कॉन्सेप्ट इस दोनों को डिफाइन करने में हमारा काम है। सबसे पहले हम लोग जब कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है वो देखते हैं, वो समझते हैं हम लोग। ठीक है। देखो, कैपेसिटर क्या है, जब भी हम लोगों का मान लो दो कंडक्टर्स है, ठीक है, और दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर आ गया। दो कंडक्टर लेना है और एक इंसुलेटर। तो दो कंडक्टर के बीच में आप एक इंसुलेटर डालोगे, और उस टाइम जो टोटल अरेंजमेंट बनेगा, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। यानी कि आप दो कंडक्टिंग सरफेस लो, और वो दो कंडक्टिंग सरफेस किसके वजह से सेपरेटेड है, तो इंडक्टर की वजह से सेपरेटेड है। तो दो कंडक्टर की वजह से बीच में कहीं इंसुलेटर है, तो जो अरेंजमेंट फॉर्म होगा उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो when two conducting surfaces, ठीक है, when two conducting surfaces are separated by an insulating surface, an insulating surface, then the arrangement, then the arrangement formed is known as कैपेसिटर। ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, दो इंसुलेटिंग सरफेस होना चाहिए, दो कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए, यानी दो कंडक्टर, और बीच में उसके क्या होना चाहिए, एक इंसुलेटिंग सरफेस यानी इंसुलेटर। तो दो कंडक्टर जब किसी इंसुलेटर से सेपरेटेड होगा, तो उसको जो अरेंजमेंट बनेगा, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। ठीक है ना। होता क्या है कि किस लिए यूज होता है भाई, आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो ये हम लोगों का यूज होता है चार्जेस को स्टोर करने के लिए। किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्टोर large charges in small space in the form of electrical energy.
यानी कि हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग इसका, आपका स्ट्रक्चर आप देखोगे कि कैसा होता है। तो अभी आपको बताया ये चीजें मैंने कि है क्या, कि आपको दो कंडक्टर्स लेने, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया और एक इंसुलेटर लिया, ठीक है। जैसे कि आपका इस साइड में ये वाला, मैं रैंडमली कोई भी सरफेस बना रहा हूँ, आप कोई भी सरफेस ले सकते हो, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ठीक है। दो हमारे पास कंडक्टर्स है, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है। और इस साइड वाला भी क्या है, तो इस साइड वाला भी आपका यहाँ पे कंडक्टर होगा, ठीक है। बीच में ये क्या है, तो बीच में हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। ये वाला हमारा इंसुलेटर है। तो यहाँ पे देखो दो कंडक्टर से, और दो कंडक्टर सेपरेटेड है, किसके वजह से, तो इंसुलेटर के वजह से वो सेपरेटेड है ना। और इंसुलेटर पे अगर आपको याद हो, ये हमारा जो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में ये क्या होता था, इंसुलेटर यानी कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, जो हम लोग पहले अभी देखे थे डाइलेक्ट्रिक के टाइप। याद कीजिए, आपको फर्स्ट वाले में बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है आपका, वो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक तरह का इंसुलेटिंग सरफेस होता है ना, इंसुलेटिंग सरफेस। तो इंसुलेटिंग सरफेस में जैसे ही चार्ज हम लोग देते थे, तो वो चार्ज पोलराइज हो जाता था, एक साइड में क्या आता था, पॉजिटिव, और दूसरे साइड में क्या होता था, नेगेटिव, राइट। तो जो भी चार्जेस आप दोगे, मान लो यहाँ आप पॉजिटिव चार्जेस इसको दिए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ से ट्रैवल करेगा, ठीक है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, जैसे ही ये कंडक्टर है चूंकि, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस इंसुलेटर का क्या होगा, पोलराइजेशन, है ना। और इंसुलेटर का पोलराइजेशन की वजह से एक साइड में हमारा क्या आता है, एक साइड में हमारा इंसुलेटर के एक साइड में क्या आ जाता था, याद करो, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे साइड में क्या होता था, नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। दूसरे साइड में हमारा क्या आ जाता था, नेगेटिव चार्ज। नहीं तो चार्ज सारा का सारा यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर गया, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर है तो इंसुलेटर उसको रोक लेगा। इंसुलेटर की वजह से क्या होगा, एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव, ठीक है। इस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो चूंकि इंसुलेटर है तो बीच में तो कोई चार्जेस होगा नहीं, बीच में याद करो बताया था कि डाइलेक्ट्रिक के बीच के चार्जेस आपस में क्या हो जाता था, जीरो, राइट। बीच में जो भी चीजें होती थी तो वो हम लोग का नेट चार्ज वहां पे जीरो होता था, एंड एंड पे चार्ज आता था, इस साइड आ गया पॉजिटिव, इस साइड आ गया आपका नेगेटिव। तो हम लोग और जितना चार्जेस इधर आता था, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक था, तो जितना सेम चार्जेस होता था, सेम चार्जेस का मतलब कि जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही चार्ज इधर भी आएगा। तो इस साइड अगर आपका इस वाले में कंडक्टर में क्या है कि यहाँ पे अगर प्लस क्यू आया है, तो इस साइड क्या आएगा आपका, माइनस क्यू आएगा, राइट। तो इसी को, ये जो अरेंजमेंट हमारा फॉर्म हुआ है, ये कंप्लीट अरेंजमेंट, ठीक है, इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। ये होल पूरा ही अरेंजमेंट जो है, अब ये पूरा अरेंजमेंट ही क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कैपेसिटर, ठीक है। क्या कैपेसिटर क्लियर हुआ सबको कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग, मोर ऑप्शन में बताइए, यस और नो करके। चलो ओके, मैक्सिमम लोग को क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और इसके बाद देखो कोई भी कंडक्टिंग सरफेस था, कोई भी, मैं सिर्फ स्फीयर की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंडक्टर था,
तो उस कंडक्टर की वजह से, या कंडक्टर आपका जो था वो किसी भी शेप का आप ले लो, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता था, आप लोग बताएंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल क्या लेते थे? या ऐसे भी किसी भी कंडक्टर का हम लोग पोटेंशियल क्या लेते थे? चार्ट में बताइए सब। पोटेंशियल, पोटेंशियल में बात कर रहा हूँ। एक दो तीन लोगों का जवाब आया, बाकी लोग को नहीं आता है क्या? मैं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछ रहा हूँ मनु, किसी भी डिस्टेंस पे। The potential due to a conducting surface the potential due to conducting surface, चलो के क्यू बाई आर, चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। द पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस और चार्ज क्यू is given by V equals to KQ by R. V equals to KQ by R, राइट। अब यहाँ पे एक बात बताओ, इस डिस्टेंस में, ठीक है, क्या ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, अगर सेम कंडक्टिंग सरफेस में है तो ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेम है कि नहीं सेम, बताओ। ये वाला जो सारा डिस्टेंस आएगा ये सेम है या नहीं सेम? सेम है, राइट। तो जब डिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल के तो कांस्टेंट होगा, के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सो, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, के क्यू बाई आर, के और आर कांस्टेंट है। सो के इज वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि चार्ज अगर चेंज होगा, क्यू की वैल्यू चेंज होगी तो वी की वैल्यू सेम चेंज होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, डिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए तो पोटेंशियल चेंज, चार्ज चेंज करोगे तो पोटेंशियल भी चेंज होगा, राइट। तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्या आ गया, q। यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो तो v इज प्रोपोर्शनल टू q लिखोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो q इज प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है, q इज प्रोपोर्शनल टू v। अब q इज प्रोपोर्शनल टू v, और यहाँ से आप जब इस दोनों को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आता है कि दिस इंप्लाइज q बाई v, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो q बाई v विल बी कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, है ना। अब यही कांस्टेंट क्या होता है भाई, तो यही कांस्टेंट होता है हमारा c, q बाई v को ही क्या बोलते हैं, c यानी कि कहलाता है कैपेसिटेंस, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है एक तरीके का। देखो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ कांस्टेंट बोल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट का मतलब कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, नहीं। इसमें क्या है, वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू q और v पे डिपेंड कर रही है, ऐसा हम लोग को लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे q और v का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। अब देखो साथ में ये चीज ध्यान से रखना है कि q की यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ से q का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आया कि q इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ v, ठीक है, और q इक्वल टू c टाइम्स ऑफ v, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C यहाँ पे है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो गई, C V। अब देखो, अच्छा कितने लोग क्रिकेट जो लोग देखते हैं, ठीक है, जितने लोग क्रिकेट देखते हैं, आप लोगों को याद है श्रीलंका का एक फास्ट बॉलर, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, कोई बता पाएगा? एनीवन? जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको याद होगा कुछ, पुराना पुराना, थोड़ा सा पुराना जाइए,
थोड़ा सा पुराना, सीवी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, यस, क्यू चमुंडावास, राइट। तो उनके नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू चमुंडावास, क्यू इक्वल टू सीवी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों क्या, आप किसी भी नाम से याद रखो, बस याद रखना चाहिए आपको कि क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है। सी जो है यहाँ पे, सी आपका क्या है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज, सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, तो क्यू है आपका चार्ज स्टोर्ड। नाउ अब देखो यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दोनों काउंट करना है, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। किसी एक चार्ज को आप लोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। याद करो, मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो एक साइड +5 कूलम आएगा तो दूसरा साइड -5 कूलम आएगा, राइट। तो वो आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है। सी इक्वल वी इक्वल्स टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और C इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस देख लिया। अब आगे आइए, देख हम लोग कैपेसिटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। कैपेसिटेंस का भी हम लोग दो डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे। सबसे पहला जो जनरल डेफिनेशन है, देखिए कैपेसिटेंस का जनरल डेफिनेशन क्या है कि ये चार्ज किसी भी कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। इस कैपेसिटर की चार्ज का स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी बोलिए, एबिलिटी बोलिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज is known as capacitance, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो ये कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, ये किसका रेशियो है, आप ही लोग बताओ। कैपेसिटेंस किस चीज का, किस दोनों का रेशियो दिख रहा है, बताइए। किन दोनों, दो क्वांटिटी का रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हो। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली it is defined as ratio of charge and potential difference, ठीक है। नाउ अब क्या है, एक चीज और हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले एक बात मुझे बताओ कि क्या कैपेसिटेंस, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या बोल रहा हूं, कि क्या कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। सोच के बताइएगा। देखो एक्चुअली हम लोग हमेशा ये सोचते हैं, ठीक है, कि चार्ज और पोटेंशियल, इस फॉर्मूला से जब आप इस फॉर्मूला को देखोगे C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो हम लोग को ये कंफ्यूजन जरूर होता है कि करेगा,
कि चार्ज पे तो करेगा ही करेगा, चार्ज है तो V है ना। बट ध्यान से देखो, हमने इस रेशियो को किस चीज से निकाला है, V इक्वल टू KQ/R, ठीक है ना। V इक्वल टू KQ/R यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q। मुझे एक बात बताओ कि चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल के साथ क्या होगा, चार्ज को बढ़ाने में पोटेंशियल के साथ क्या होगा, यस ऑब्वियसली बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और चार्ज को घटाने पे, और चार्ज को घटाने पे घटेगा, राइट। तो ऐसा होता है कि दोनों का रेशियो हमेशा सेम होता है। अब दोनों का रेशियो का क्या मतलब हुआ भाई, तो मान लो किसी कोई एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का वैल्यू जो है वो 2 यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर आप चार्ज की वैल्यू किसी तरह बढ़ाते हो, किसी तरह मतलब इन उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तो क्या होता है कि उसका एक कैपेसिटी किसी भी, मैंने आप जनरल आदमी की अगर बात करो तो उसकी भी खाने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता, राइट। एक लिमिट होता है, हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटी, लेकिन किसी एक आदमी का, पार्टिकुलर आदमी का भी आप चेक करोगे तो उसकी कैपेसिटी एक ही है। तो समझ लो वही चीज होता है कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर भी एक लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो 2 यूनिट, और वो मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम चार्ज की मैं बात करूं तो वो मैक्सिमम चार्ज क्या कर सकता है, 10 कूलम, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर उसमें आप 2 कूलम का चार्ज स्टोर करोगे और पोटेंशियल उसका 4 वोल्ट है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना, 2 कूलम का चार्ज स्टोर करोगे और पोटेंशियल उसका 4 वोल्ट है, तो आपका, एक मिनट, पोटेंशियल उसका मैं ले रहा हूं 1 वोल्ट, ठीक है। तो देखो इसका जो यूनिट आएगा कैपेसिटेंस का वो कितना आएगा, 2 यूनिट, क्योंकि चार्ज ऊपर रखे पोटेंशियल नीचे रखे, ठीक है। तो और आप अगर चार्ज को बढ़ा रहे हो, चार्ज को बढ़ाया आपने, तो चार्ज को आप जैसे ही बढ़ाओगे, तो चार्ज को बढ़ाओ, मान लो मैंने कर दिया 4 कूलम, तो पोटेंशियल भी अपने आप बढ़ेगा, पर पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल बढ़ के इतना होगा कि वो फिर से फाइनल आपका कितना आ गया, 2 यूनिट ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 2 यूनिट यानी कि 2 वोल्ट, तो फाइनल फिर से कितना आया, फाइनल फिर से आ गया 2 यूनिट। उसी तरह अगर आप चार्ज को कर दोगे कितना, चार्ज को आप कर दोगे मान लो 8 कूलम, ठीक है, या 6 कूलम, तो 6 कूलम तो पोटेंशियल बढ़ के कितना होगा, आप ही लोग बताओ, पोटेंशियल बढ़ के अब कितना होना चाहिए, जब हम लोग चार्ज को 6 कूलम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ के कितना होगा, 3 वोल्ट, राइट। तो ही मिलके फिर कितना आया, 2 यूनिट, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से अगर आप इसको मैक्सिमम यहाँ पे देखोगे, तो मैक्सिमम अगर आप 10 कूलम भी करोगे, तो 10 कूलम भी करोगे तो पोटेंशियल बढ़ के 5 वोल्ट होगा। तो दोनों का रेशियो जो है, चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। वही तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि चार्ज और वोल्टेज का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देखो चार्ज और वोल्टेज का रेशियो हर बार कांस्टेंट आ रहा है ना। तो चार्ज और वोल्टेज का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। अब बताओ क्या कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करता है, नहीं। देखे तुरंत हो गया आंसर चेंज, तुरंत आंसर चेंज हो गया सबका, क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो चार्ज और वोल्टेज के रेशियो पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा फॉर्मूला से हम लोगों को लगता है कि हाँ Q इक्वल टू CV, तो चार्ज है तो इस पे डिपेंड करेगा, नहीं। डेफिनेटली कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है अलग अलग, क्योंकि हर कैपेसिटर का अपना अपना कैपेसिटेंस होगा, लेकिन जो चार्ज बाई वोल्टेज का रेशियो अपने लिए है वो उसका कॉन्स्टेंट रहता है। तो भाई फिर आपका कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इस कंडक्टर पे, इस इंसुलेटर पे, है ना, कि ये कंडक्टर का नेचर कैसा है, इंसुलेटर का नेचर कैसा है। क्योंकि बहुत सारा इंसुलेटर जो है वो जल्दी इंसुलेट हो जाएगा, बहुत सारा इंसुलेटर जल्दी इंसुलेट नहीं होगा। जैसे आप देखोगे, अगर आपको देखना है, अगर मान लो वाटर, तो वाटर में वो क्या है कि वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी दोगे दोनों साइड से, तो थोड़ी देर बाद वो वाटर कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। या फिर आप देखो क्या कहते हैं,
बीच में रख दो पेपर, तो पेपर रखोगे तो यहाँ पे चार्ज आएगा, तो थोड़ी देर बाद हीट से, अगर गर्म हो रहा है या चार्ज आने की वजह से उसके हीट से पेपर जलने लगता है, तो क्योंकि वो कंडक्टर बन जाता है। फिर आप लोगे यहाँ पे मान लो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को भी एक तरीके से इधर चार्ज आएगा, थोड़ी देर बाद हीट के बाद वो भी करने लगेगा। वुड सबसे अच्छा आपका इंसुलेटर होता है। तो हर इंसुलेटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। हर कंडक्टर ज्यादा कंडक्ट, मतलब हर कंडक्टर की भी कौन कितना अच्छा कंडक्टर है उसका भी वैल्यू अलग अलग होता है। तो वो मेन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कंडक्टर कैसा है, नेचर ऑफ इंसुलेटर कैसा, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, इसका शेप और साइज कैसा है, ठीक है। क्योंकि देखो शेप और साइज जो है, यहाँ पे आर था ना हमारा, आर, अब आर अगर कांस्टेंट ही नहीं होता, अगर जो आर है वो कांस्टेंट ही नहीं होता, तो हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू नहीं पकड़ पाते, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस कांस्टेंट मान लिया, बट ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, तो भी चीजें हम लोग चेंज होगा। और आर का मतलब यानी रेडियस, रेडियस का मतलब शेप एंड साइज। तो जो कैपेसिटेंस है एक्चुअली हमारा, वो डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप एंड साइज पे, नेचर ऑफ इंसुलेटर पे, ठीक है। नेचर ऑफ इंसुलेटर यानी कि डाई इलेक्ट्रिक पे, यानी डाई इलेक्ट्रिक चेंज करोगे तो आपका कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा। साइज और शेप चेंज करोगे तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन Q और V का जो वैल्यू होगा वो हमेशा, उस Q और V का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग ऐसा यूनिट देखते हैं इसका, ठीक है, कि ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या होगा। आप ही लोग बताओ, ऐसा यूनिट आप लोग बताओगे? क्या होना चाहिए ऐसा यूनिट? जूल पर वोल्ट? नहीं, जूल पर वोल्ट तो नहीं होगा, चार्ज का जूल होता है। देखो नालायक सबको, ठीक है अश्विनी आपका, देखो नालायक सबको, जूल पर वोल्ट चार्ज का जूल होता है, हाँ? कूलम पर वोल्ट, चार्ज का क्या होता है, कूलम वी वोल्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, ठीक है। और कूलम पर वोल्ट यानी कि कूलम पर वोल्ट ही जो है कहलाता है 1 कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड, ठीक है। एक नया नाम यहाँ पे आ रहा है हमारा साइंटिस्ट के नाम पे, इसी को क्या बोलेंगे, 1 फैराड, ठीक है। डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो देखो ध्यान से, आप लोग ही बताओ, मैं निकाल के तो बताऊंगा ही, आप लोग कोशिश करो पहले। और ये वैसे मैंने 11th में बता रखा है यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। बताओ, डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, थोड़ा और सोचो। मैंने ऑलरेडी इसका डायमेंशन निकलवा रखा है यूनिट एंड डायमेंशन में, कैपेसिटेंस का, रेसिस्टेंस का, फिर दोनों का टाइम वाला भी बता के रखा था कि एक टाइम कांस्टेंट का निकलवाया था, M-1 L-2 T4 A2, ठीक है प्रियांशु आपका। नहीं करण, 80 कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल का पुट करोगे नहीं पुट करोगे? ठीक है राहुल आपका भी। अगर चार्ज का है तो टोटल कंप्लीट निकालना है ना, पोटेंशियल का निकालना है। देखो तरीका बताता हूँ ध्यान से, ठीक है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ये तरीका याद रखना, बट आपको एक्चुअली देखो C इक्वल टू क्या है, Q बाई V, है ना।
और याद करो, आपको आपने एक और पढ़ा है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यूवी। वर्क डन इक्वल्स टू क्या पढ़ा है? क्यूवी। तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई क्यू होगा। और वर्क डन बाई क्यू यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो, वर्क डन बाई क्यू, तो c की वैल्यू क्या हो गई? देखो, q बाई w बाई क्यू, ये क्यू क्यू ऊपर चला जाएगा, तो c का वैल्यू क्या? क्यू स्क्वायर बाई w, है ना। अब वर्क डन, आप ही लोग बताओ, वर्क डन, वर्क डन का तो क्लास में रटवा रटवा के एकदम सबको याद हो गया होगा। वर्क डन का क्या होता है बताओ? हाँ ठीक है सनवाज, वर्क डन का क्या होता है? वर्क डन एनर्जी, सबका रटवा दिया था पूरा क्लास में बाबू, चिल्ला चिल्ला के बोले थे सब। अभी तो फिलहाल चिल्ला के नहीं बोल सकते हैं, सबको मालूम है, वरना क्लास में होते तो अभी सब चिल्ला रहे होते। Ml2T माइनस टू, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, चार्ज ऊपर चार्ज है, तो चार्ज का हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखो या आई स्क्वायर टी स्क्वायर लिखो, किसी किसी किताब में आई स्क्वायर टी स्क्वायर देंगे। और यहाँ वर्क डन का होता है Ml2T माइनस टू, है ना। तो फाइनल जो हमारा आ गया वो फाइनल क्या आ गया देखो तो, m का पावर -1, l का पावर -2, ठीक है, t का पावर 4, a का पावर 2, ठीक है। ध्यान रखना इस तरीके को, अगर कभी भूल जाओगे तो ये तरीका ध्यान रखना निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया, तो m का पावर -1, l का पावर -2, p का पावर 4 और a का पावर 2। पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये ध्यान रखना तरीका, वरना बाद में भूल जाओगे, ठीक है। नाउ अब कुछ एक नोट पे हम लोग यहाँ आते हैं, और नोट पे दो बातें जो ध्यान रखने वाली हैं वो याद रखिए। पहला चीज जो हमने देखा, क्या देखा भाई, कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करता है आपका चार्ज एंड वोल्टेज, वो किस पे डिपेंड करता है? तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे और नेचर ऑफ इंसुलेटर। पहला पॉइंट नोट का हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। नोट का पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस does not depend on charge and voltage. It depends on, it only depends on geometrical configuration. Geometrical configuration. Geometrical configuration यानी कि क्या? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज and shape and size of conductor and nature of insulator। जो बीच में इंसुलेटर है आपका, वो उसका नेचर कैसा है, ठीक है। दूसरा, नोट का दूसरा पॉइंट, आपने भी पढ़ा कि Q इज इक्वल टू CV, पढ़ा ना। तो अभी यहाँ अगर हम लोग यहाँ वोल्टेज को 1 वोल्ट पुट करते हैं, ध्यान से समझना, वोल्टेज को अगर 1 वोल्ट पुट करते हैं तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और डिपेंड कर सकते हैं, एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस is also defined as charge stored in the capacitor
चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कब? जब इसका वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन its voltage is 1 यूनिट या फिर यूनिटी। ठीक है, its voltage is 1 यूनिट। ठीक है, क्या ये क्लियर दोनों पॉइंट? ओके